अच्छा, पहले एक बार फटाफट से जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कितने टाइम पीरियड में डिविडेंड शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करवाना है? 30 days. हाँ, 30 वापस से सोचो। 5 शेड्यूल days. 5 days मैम, 5 days। 5 days. ठीक है। डिविडेंड डिक्लेरेशन के कितने दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए? 30 days। 30 डेज के अंदर अंदर। अगर अब 30 डेज में किसी का पता नहीं चला, वेयर अबाउट्स नहीं है हमारे पास उसके, तो अब क्या करेगी कंपनी? अनक्लेम डिविडेंड 7 दिन के अंदर 7 days दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। पहले तो 7 दिन के बाद में, मतलब जब से ये 30 डेज खत्म हुए उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, इस जितना भी अनपेड अमाउंट है डिविडेंड का, उसे एक शेड्यूल्ड बैंक में एक अलग अकाउंट खुलवाना है अनक्लेम्ड डिविडेंड नाम से, है ना। अनक्लेम्ड डिविडेंड के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे ना। उस अकाउंट के अंदर पैसा कितने सालों तक रहेगा? 7 years। 7 साल। 7 ईयर्स बाद में ये पैसा कहाँ चले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। ठीक है। नाउ इस फंड में पैसा कहाँ कहाँ से आता है अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे। बाकी अभी मैंने आपको इन शॉर्ट क्या बता दिया कि इन्वेस्टर्स को जो भी पैसा हमने पेमेंट नहीं किया तो वहां से वो सारा पैसा हम इस फंड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। नाउ इस फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करती है ये भी इन डिटेल पढ़ रहे हैं हम नीचे, बट फिर भी शॉर्ट में बताती हूँ कि इन्वेस्टर्स के ऊपर ही ये पैसा खर्च किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई रोड वोड बनाने में आपने इसका यूज ले लिया, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इन्वेस्टर्स को नॉलेज देनी है कि ना व्हाट इज शेयर मार्केट। ठीक है, क्योंकि जरूरी तो है नहीं सारे लोग की नींद खुली जाएगी 7 साल बाद में वो कभी भी उठ करके मेरे पास आ जाएंगे, है ना। बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि कभी इन्वेस्टर्स आते ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है शेयर्स के बारे में। ठीक है, तो वो आते ही नहीं है कभी लेने। तो अब ये जो मेरे पास रिमेनिंग पैसा पड़ा रह जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपने पर्सनल पर्पज यानी अदर पर्पजेस के लिए यूज में नहीं ले सकती है। जब नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, यानी इन्वेस्टर को क्या करो, एजुकेट करो कि शेयर मार्केट्स क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, इससे रिलेटेड आप अलग अलग सेमिनार्स हेल्ड करवा सकते हो। ठीक है। या फिर मान लो कि किसी ने क्लेम किया था कि भाई मेरा 7 साल पुराना ये पैसा है, 20,000 रुपए का डिविडेंड है, 2010 में डिक्लेयर किया था, मेरे को पता नहीं था, अब मुझे पता चला तो मेरे इतने लीगल एक्सपेंसेस हो गए और मेरा 20,000 रुपया, तो ये 20,000 रुपये प्लस लीगल एक्सपेंसेस जो भी हुए उसको उस पैसे को अचीव करने के लिए, तो ये दोनों ही चीजें कहाँ से देगी सेंट्रल गवर्नमेंट? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से देगी। तो 2 वर्ड्स याद करने, एजुकेशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। अगर किसी कंपनी से किसी इन्वेस्टर्स को चीटिंग मिल जाती है, ठीक है, कि उसका पैसा इतना डूब गया, ये प्रूफ भी हो जाता है कि भाई कंपनी ने चीट किया था और ऐसे ना, अगेन हमें उस इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए कि भाई इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से ये पैसा दिया जाएगा आपको, तो वहाँ पे आपको ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। या फिर अलग कोई भी केसेस हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है कि आपको ये पैसा उस फंड से रीपे कर दिया जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड है कि उस पैसे को वो इस फंड से निकाल करके आपको पेमेंट करे। तो ये सिंपल सा फंडा हो गया जो नाम से हमको याद रख करके एग्जाम में लिख कर आना है। लैंग्वेज अभी मैं पढ़ा रही हूँ। एक चीज और कि जब भी हमारे अनक्लेम्ड डिविडेंड रह जाता है, मतलब 30 दिन के बाद में 7 दिन एक्सपायर हुए, हमने उसे अनक्लेम्ड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, वहां पे हमने 7 सालों तक रखा है उसको, है ना। तो अब हम लोगों को बताएंगे तो सही ना कि भाई अनपेड है आपका पैसा, तो उसके लिए एक प्रोविजन दिया है कि जब से आपने अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट के अंदर, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर किया था ना, उस दिन के 90 दिन के अंदर, उस दिन के 90 दिन के अंदर अंदर कंपनी को
ये चीज अपनी वेबसाइट पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई स्पेसिफाई कर रखी है वेबसाइट, तो एक तो अपनी वेबसाइट पे तो डालना ही डालना है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कोई स्पेसिफाई कर रखी है तो उसके ऊपर भी 90 दिन के अंदर अंदर आपको एक लिस्ट बना करके डालनी है कि मेरे पास इस रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का नाम है, इस बंदे ने इतना डिविडेंड बनता है और अभी तक ये क्या है, अनपेड है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका लास्ट एड्रेस क्या है मेरे पास में, ये चीजें मैं क्या करूंगी, वेबसाइट पे डालूंगी, ताकि कोई बंदा अगर वेबसाइट पे आता है, उसका नेम उसमें रहता है, ठीक है, तो उसे पता चल जाता है कि ये मेरा अनपेड अमाउंट है, तो मैं इसे क्लेम कर लूँ। केवल इसी पर्पज से दो वेबसाइट पे डालने के लिए क्या है कंपनीज एक्ट ने, एक तो खुद की वेबसाइट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, कितने टाइम में, अनपेड डिविडेंड में पैसा ट्रांसफर करने के 90 दिन के अंदर अंदर। क्लियर, सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, नाउ अगर आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट के साथ में वो पैसा फिर क्या करना होता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। कितना इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट के साथ में आपको वो पैसा ट्रांसफर करना होता है, जितना भी टाइम आप लेट हुए उतने टाइम के लिए, ठीक है। अब है हमारे पास में पॉइंट कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा कहाँ कहाँ से आता है और पैसा यूटिलाइज कहाँ कहाँ किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने भी पढ़ा दी है आपको। 7 इयर्स के अंदर अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद में हमें जाना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फंड के पास में जाना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या रहेगा, वही जो प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अकॉर्डिंग, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको वहां पे के एडमिनिस्ट्रेटर को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस सेक्शन का आपने कंप्लाई नहीं किया है, कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया है, तो आपके ऊपर पेनल्टी कितनी लगती है, 5 लाख से 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की, ठीक है। पेनल्टी इस सेक्शन की इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है हम याद करें। अब हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इस अमाउंट में पैसा आता कहाँ कहाँ से है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द अमाउंट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट by way of grants after due apportion made by parliament by law in this behalf for being utilized for the purpose of the fund। सिंपल सी चीज कि अगर बजट के अंदर कोई पैसा हमने अप्रोप्रिएट किया है, अलग से रखा है कि भाई ये पैसा मुझे प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना है, क्यों रखते हैं हम ऐसा एज अ ग्रांट, क्योंकि हमें इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए हम जो भी सेमिनार्स करेंगे, केवल जो कंपनीज से ये बचा हुआ पैसा आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी क्या करती है, कोई पैसा ट्रांसफर करती है इस पर्टिकुलर फंड के अंदर। तो फर्स्ट हमको याद रखना है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी खुद, जो पैसा अपोर्शन किया है इसने पार्लियामेंट के अंदर उसके। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर इस फंड के लिए डोनेशन करता है, उनकी इच्छा हो रही है कि यार हमारे ऐसा कोई 7 सालों वाला सिस्टम तो हो नहीं रहा, बट फिर भी हम डोनेट करना चाहते हैं इस फंड के अंदर 10,000 रुपये, तो वहां से भी हमें पैसा आ जाएगा, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ाई है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल रहने के बाद में पैसा इसके अंदर आता है, ठीक है। देन हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी जनरल रेवेन्यू अकाउंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां से पैसा ट्रांसफर होकर के यहाँ पे आता है। क्या है मैं समझा देती हूँ। जब 2013 के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 आया था और पुराना एक्ट 1956 बंद हो गया था, तो 1956 एक्ट के अंदर भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड था,
ठीक है। तो अब वो पैसा 2013 आ गया तो वो पैसा थोड़ा ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज ले लेगा, तो वो पैसा भी 2013 में कौन से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया गया, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। तो सिंपली ये जनरल रेवेन्यू अकाउंट और इतना बड़ा बड़ा सेक्शन याद रखने के बजाय हम इन दोनों के लिए केवल ये पॉइंट याद रख सकते हैं, इन दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों ही 1956 एक्ट से ट्रांसफर करने की बातें हैं। सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि 1956 के अंदर जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर बैलेंस था, चाहे वो बैलेंस किसी भी नाम से आ रहा हो, सेक्शन उस समय पे चला करते थे 205A एंड 205C, जरूरी नहीं है याद रखो, सिंपल सा याद रख लो। 1956 का जो भी पैसा था इस एक्ट का वो 2013 के इस फंड के अंदर ट्रांसफर करना होगा, और बहुत सी सिंपल सी बातें कि करना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। यस मैम, कभी धीरे आ रही है कभी तेज आ रही है, डिस्टर्बेंस भी आ रहा है हल्का। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैम एक बार ये वाली बात रिपीट कर दो जो आपने बताई, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड वाली। मैंने ये बताया कि 1956 में भी ऐसा सेम प्रोविजन था कि 7 सालों तक आपको ये पैसा उस अकाउंट के अंदर रखना है। ठीक है ना, 7 सालों बाद में अनपेड अकाउंट से ये पैसा कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। तो ना ये सेक्शन हमें क्या बोल रहा है कि ना अब जो 1956 वाला अकाउंट था, ऐसा तो है नहीं 2013 आ गया तो अपने आप ही पैसा 1956 वाले अकाउंट का खत्म हो गया। तो जितना भी 1956 के अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा था वो सारा बैलेंस आपको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, अब इस नए फंड के अंदर 2013 में। तो यही 2 पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं, आपको अलग अलग सेक्शन का प्रेस्क्राइब करके दिया हुआ है। सेक्शन लर्न करना हमें कंपलसरी नहीं है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है, 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो फंड में पैसा था किसी भी नाम से आ रहा हो वो सारा कहाँ ट्रांसफर करना है, 2013 के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। क्लियर? ठीक है। नाउ इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम दी फंड। अगर इस फंड का पैसा, फंड में पैसा आता जा रहा है तो गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है वो पैसा सिर्फ पड़ा ही रहने देगी बैंक के अंदर, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। उस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इसी फंड के अंदर क्या होगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स, इनके ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है, बोनस शेयर्स जो हमें पे करना हो, बोनस शेयर्स का भी हमें कोई पता नहीं चल रहा लोगों का। ठीक है, तो बोनस शेयर है, जैसे आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा बोनस शेयर। अब मैं शेयर तो इस फंड में डालूंगी नहीं, मुझे तो पैसा डालना है इस फंड में। तो आप लोगों ने बोनस शेयर का चैप्टर पढ़ा होगा कि भाई 5 के बदले में हम 2 बोनस शेयर दे रहे हैं, पढ़ा है ऐसा। तो बहुत बार शेयर्स फ्रैक्शन के अंदर आ जाते हैं, पॉइंट्स के अंदर। तो जो पार्ट पॉइंट्स के अंदर आता है, तो पॉइंट्स में तो शेयर होते नहीं है, उसका क्या करते हैं हम, कैश पेमेंट कर देते हैं। ध्यान है सबको? यस मैम। है ना। तो नाउ वो जो फ्रैक्शन पार्ट है कैश वाला, वो कैश मुझे इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाना पड़ता है। ठीक है। बोनस शेयर्स तो मैं दे नहीं सकती हूँ, क्यों? क्योंकि उससे मेरा तो कोई इनकमिंग हो नहीं रहा। अब आपके वो बंदे आए नहीं है, आएंगे तब हम उनको बोनस शेयर हम खुद दे देंगे। बट जो उसके फ्रैक्शन का जो कैश है, क्योंकि मैं कैश लोगों को दे रही हूँ तो वो कैश मुझे यहाँ पे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो सिंपल सी मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स, इन लोगों के ऊपर जो इंटरेस्ट है इन सिक्योरिटीज के ऊपर, और बोनस शेयर का जो फ्रैक्शन पार्ट का कैश है, ये सब भी कौन से अकाउंट में जाते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। अच्छा, एक और चीज जो बोल्ड करी हुई है मैंने वो नहीं बताई है आपको, एप्लीकेशन मनी एक्सेस मिल जाती है हमको, कभी कभी मिल जाती है ना, फिर हम प्रो राटा पे एडजस्ट कर लेते हैं। प्रो राटा पे एडजस्ट करने के बाद भी एक्सेस पड़ी है तो हमें उसे रिटर्न करना पड़ता है। रिटर्न करने का टाइम आया तो शेयर होल्डर्स हमें मिल ही नहीं रहे हैं, तो अब वो पैसा भी, वो एप्लीकेशन मनी जो कि आपकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो पाई, रिफंड के लिए ड्यू है,
ठीक है, वो पैसा भी कौन से अकाउंट के अंदर चला जाएगा, इस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर चला जाएगा। क्लियर सबको, कहाँ कहाँ से आ रहा है पैसा? Yes, ma'am. रिडम्पशन अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन अमाउंट है, वो भी हमें क्या करना है, इन्वेस्टर्स को पेमेंट करना है ना। इन्वेस्टर्स हमें मिल ही नहीं रहे, तो पैसा कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। तो सिंपल सा कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। नाउ पैसा यूटिलाइज कहाँ कहाँ करना है, एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन समझाने की जरूरत नहीं है। कभी वो हमसे मांगने आ गए, क्या क्या मांगने आ गए भाई, जहां जहां से पैसा आया था, अनक्लेम डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, उनके ऊपर इंटरेस्ट, एप्लीकेशन मनी, ठीक है। इन सब के लिए भूले भटके 7 सालों बाद कोई बंदा मेरे पास पैसे मांगने आ जाता है, तो मैं कहाँ से पैसा दूंगी, इसी फंड से पैसा दूंगी। देन सॉरी, कंपनी के किसी रॉन्ग एक्शन की वजह से किसी इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स को कोई नुकसान हुआ है, कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया है कि इस नुकसान को आपको उस फंड से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ वो पैसा मुझे इस फंड से निकाल के देना पड़ेगा। किसी भी डिबेंचर होल्डर को, शेयर होल्डर्स को, मींस जिनके पास में सिक्योरिटीज थी, डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स, इनको कोई लॉसेस सफर हो गए। कैसे लॉसेस सफर हो गए, लाइक आपने बहुत सारा पैसा कंपनी को दिया था, नाउ कंपनी फ्रॉड करके भाग के चली गई, आप लोगों ने एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, आप लोगों ने एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने आपके फेवर में ऑर्डर दे दिया कि यस ऐसा हुआ है, कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, तो आपको ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर फंड से पे करेगी। तो नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि आपको जितना भी लॉस हुआ है सिक्योरिटी होल्डर्स को, उनको ये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि लीगल एक्सपेंसेस हो रहे हैं मेरे को मेरा 7 साल पुराना पैसा पाने के लिए इस फंड के अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, प्रोसेस है, मुझे बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे, हो सकता है कोई लॉयर भी अपॉइंट करना पड़ जाए। तो इन सब के लिए मेरे जो लीगल एक्सपेंसेस होंगे, उन लीगल एक्सपेंसेस का भी रीइंबर्समेंट मुझे होगा, वो रीइंबर्समेंट भी इसी फंड में से किया जाएगा, ठीक है। एंड अदर पर्पस, अदर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स के अंदर, तो वो सारे आपको पैसा यहाँ से मिलेगा। क्लियर सबको, क्या क्या फंड का यूटिलाइजेशन है? Yes, ma'am. ना अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर द फंड, ये फंड बोरिंग लग रहा होगा आपको, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाँ, इसलिए अच्छे से सुनना, पॉइंट्स अभी ही सारे याद हो जाएंगे। अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर द फंड, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि इस फंड को एडमिनिस्टर कौन करता है, कौन चलाता है इस फंड को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बंदा अपॉइंट करती है, ठीक है, एक अथॉरिटी पूरी बनाती है, वहां पे चेयरपर्सन होगा, दूसरे मेंबर्स होंगे, वो सब लोग मिलकर के इसे चलाते हैं, ठीक है। और इन सबको अपॉइंट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट बाय नोटिफिकेशन एन अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरपर्सन, कौन कौन होते हैं इसमें, चेयरपर्सन, अदर मेंबर्स, कितने मेंबर्स होते हैं, नॉट एक्सीडिंग 7 जनों से ज्यादा नहीं हो सकते, एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो टोटल कितने लोग हो गए, 9, चेयरपर्सन, 7 दूसरे मेंबर और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सबको कौन अपॉइंट करेगा, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। नाउ एनी पर्सन claiming to be entitled to the amount referred in subsection 2 may apply to the authority constituted under subsection 5 for the payment of the money claimed। सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसा क्लेम करना है तो आपको इस अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। सिर्फ सबसेक्शन के रेफरेंसेस दे दिए इसलिए थोड़ा सा टिपिकल बन रहा है क्या, बट सिंपल सा है, कोई भी बंदे को क्लेम करना है पैसा तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास जाकर के जो प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से सारी फॉर्मेलिटीज करते हुए आपको आपका मनी क्लेम करना पड़ेगा। नाउ क्या लिखा हुआ है आगे की प्रोसीजर क्या है,
The manner of administration of the fund, appointment of chairperson, members and CEO. कि एक तो चेयरपर्सन होगा, 7 मेंबर और एक CEO, इन तीनों का नाम वापस आ रहा है. Holding of meetings of the authority shall be in accordance with the rules as may be prescribed. उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, जितनी मीटिंग्स इस पर्टिकुलर रूल्स में, कोई रूल बनाए हुए हैं इसके लिए, जो भी रूल्स बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी मीटिंग्स रखनी पड़ेगी टाइमली. सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड टू द अथॉरिटी सच officers, employees or other resources in accordance with such rules as may be prescribed. सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अथॉरिटी दे सकती है, जो भी यहाँ पे बंदे अपॉइंटेड है अपने हिसाब से, कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी देनी है तो दे सकती है. इस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे और उन अकाउंट्स की ऑडिट कौन करेगा, CAG करेगा. क्यों? क्योंकि अगेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ गया ये. ठीक है. नाउ इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी क्लेमेंट आ रहे हैं, जो भी क्लेम करने वाले लोग आ रहे हैं, उनकी पहले सारी चीजें चेक करे कि यही बंदा था ना, और उनको वो उसका मनी वापस से लौटा दे. ठीक है. तो यही चीज आपके 4th पॉइंट में दी गई है. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, बट क्या कौन कौन बंदे वहां पे रहते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके. देन लास्ट 1 मिनट का टाइम है हमारे पास में. बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो सिंपल सी बात है, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, कौन ऑडिट करेगा? ठीक है, CAG. और इसकी ऑडिट रिपोर्ट किसको जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है. ऑडिट रिपोर्ट किसको जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और साथ में इस अथॉरिटी को तो जानी ही है. The authority shall prepare in such form and such time for financial year as may be prescribed its annual report giving a full account of its activities. ये पॉइंट सिंपल सा ये बोल रहा है कि आपको कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं. तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्पेसिफाई करता है कि इस मैनर के अंदर आपको अकाउंट्स रखने हैं और मुझे पूरी एनुअल रिपोर्ट आपको इस टाइम पीरियड में सबमिट करवानी है. ठीक है. वो हर एक चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आपको भेजनी पड़ेगी. ठीक है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या क्या जा रहा है? रिपोर्ट ऑफ CAG जा रही है, प्लस जो भी अकाउंट्स है ना, जो मैनर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है किसको, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की अथॉरिटी को, कि आपको अकाउंट्स इस तरीके से मेंटेन करने हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट, ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, गवर्नमेंट को सबमिट करनी है. क्लियर सबको? नाउ गवर्नमेंट क्या करता है, दोनों हाउसेस जो है हमारे, वहां पे ये दोनों चीजें रखी जाती है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइजेशन हुआ, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और फ्यूचर में हमें अगर प्रोटेक्शन अवेयरनेस के लिए कोई भी चीज बजट के अंदर निकालनी है कि भाई कितना पैसा हम खर्च करेंगे, तो वो सारी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आपकी बेस रहती है. तो ये है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. तो हमने क्या पढ़ा आज? मैम, यस, ये सेकंड वाला पॉइंट बता दीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. सेकंड पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैनर प्रिस्क्राइब कर सकती है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस मैनर के अंदर रखने हैं. लाइक आपको कौन कौन सी बुक्स रखनी है. ठीक है. आपको बुक्स रखने के अलावा मुझे स्पेसिफिकली ये रिपोर्ट भी बना करके देनी है. लाइक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे बना करके दोगे, है ना. आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाओगे ही बनाओगे, साथ में मुझे कैश फ्लो भी बना करके दोगे. या फिर मुझे आपका पर्टिकुलर इस चीज का एनालिसिस चाहिए, है ना, तो आप ये रिपोर्ट भी मुझे बना करके सबमिट करोगे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे प्रेस्क्राइब कर सकती है, उसके पास में ये पावर है कि हर साल वो प्रेस्क्रिप्शन अलग अलग दे सकती है. जरूरी नहीं है एक बार दे दिया वही जिंदगी भर चलेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं अब मैं चेंज करूंगी, मेरे को ये एक्स्ट्रा चीज चाहिए, तो वो कर सकती है. तो जो भी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रही है वो एनुअल रिपोर्ट, और जो ऑडिटर से CAG ने जो ऑडिट रिपोर्ट बनाया है वो, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है. और ये सारी चीजें जो अपने पार्लियामेंट्स हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स है दोनों, उनके सामने रखी जाती है ना. उनके सामने क्यों रखी जा रही है? क्योंकि हर साल बजट आता है. तो बजट के अंदर एक पॉइंट ये भी रहता है कि इन्वेस्टर्स के ऊपर कितना खर्चा किया जाएगा, उनके प्रोटेक्शन के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर,
हम बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बार क्या करती है, सेमिनार्स हेल्ड करवाती है कि इन्वेस्टर्स को नॉलेज हो शेयर मार्केट का, ठीक है, कि कौन से शेयर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे सेमिनार्स हेल्ड करवाती है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो उन सब पे टोटल हम कितना खर्चा करेंगे बजट के अंदर ये पास करने के लिए। मेन पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट रखी जाती है। तो वही चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है कि ये सारी चीजें हम हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने रखते हैं। बजट वगैरह सब कुछ नहीं दिया हुआ, वो मैंने आपको पीछे लॉजिकली समझाया है। ओके, क्लियर? यस मैम। नाउ यस मैम। इस चैप्टर के अंदर मेरे पास में देखिए कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस हो गए। फर्स्ट 3 पेजेस मेरे बाकी है, दैट इज ब्रांच ऑडिट एंड जॉइंट ऑडिट, ये पढ़ना है अपने को, और एक लास्ट बैंक ऑडिट, यानी 2 दिन का ये मेरा चैप्टर बाकी है। इसके अलावा उसके बाद कितना बचे हैं? इसके अलावा मेरे 3 छोटे छोटे चैप्टर्स बाकी है, ठीक है, 1-1 दिन के, 2-2 दिन के। तो यानी 6 to 7 जुलाई तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मेरा। एक ऑडिट रिपोर्ट बाकी है आप लोगों की, एक कारो बाकी है, ठीक है, और एक टाइप्स ऑफ ऑडिट बाकी है, और एक स्पेशल कॉन्सेप्ट्स बाकी है। ये 4 पॉइंट्स हैं मेरे, जिसमें से कारो हमारे एग्जाम में आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सीए फाइनल के लेवल का है, तो हमारे तो आता ही नहीं है, सिर्फ हमारे 5 लाइनें आती है, तो वो 5 मिनट का है सेशन, ठीक है। तो कारो मैं आपको सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाऊंगी, इसके बाद में जहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हम मान के चल सकते हैं 4 to 5 मार्क्स का वो हमारा चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, सब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स का ये चैप्टर है ना। इसी में कारो इंक्लूड हो जाती है। कारो प्लस ऑडिट रिपोर्ट मॉड्यूल में एक ही चैप्टर है, मैंने अलग अलग बनाए हैं। इसके बाद में कारो होने के बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्पेशल कॉन्सेप्ट। टाइप्स ऑफ ऑडिट 1 डे, स्पेशल कॉन्सेप्ट 1 डे, ऑडिट रिपोर्ट 3 to 4 days, है ना। तो 6-7 जुलाई तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम टेस्ट सीरीज रखेंगे, तो आपको जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कीवर्ड्स अच्छे से याद करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी के याद किए हुए ही आपके एग्जाम में याद रहेंगे आपको, और वहाँ पे तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आज के सेशन में? मैम आज आपने वर्ड बताया था, जब है ना अनक्लेम डिविडेंड, कोई मतलब कोई भी डिविडेंड क्लेम करने नहीं आता, कोई सिचुएशन बताई थी, कोई नेम बताया था। वेयर अबाउट्स स्पेलिंग क्या बोल रहे हो? कैन यू रिपीट स्पेलिंग? अच्छा, वो रिपीट करूं? ओके, आप मुझे है ना व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करो, टाइम हो गया, आपकी दूसरी क्लास हो रही होगी, मैं ऑडियो सेंड करती हूँ। ओके, थैंक यू मैम।